So hello guys, welcome again to our class, that is Mohit Sir Physics. So today we come here again with some of the next new questions of our series, that is TC पांडे। देखो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करे हैं। उसमें जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो थोड़ा मतलब इतना हाई लेवल नहीं था। आज के जो क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, आपको बताया कि वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, सो आज के जो क्वेश्चन है 14 से 18 तक हम डिस्कस करेंगे। 18th क्वेश्चन जो है हमने थोड़ा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था तो उसको एक डिफरेंट वे से समझाने का कोशिश करा है। तो एक बार आप क्वेश्चन वो लास्ट वाला ज़रूर देखें। ठीक है, उसमें हमने एक बेसिक मेथड का अप्लाई करा है, किस तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो उस मेथड को लगा सकते हैं और वही मेथड आप और सारे क्वेश्चंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस करा था, उसमें भी हमने बताया है कि अगर क्वेश्चन ऐसा ना हो कि कोई डिफरेंट फॉर्म में आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेनली अब बताया कि आपको छोटे छोटे वर्ड्स में नॉलेज होना चाहिए और उनका नॉलेज लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है, और आपको अगर नॉलेज होगा तो आप विद इन हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो है आप 1 मिनट में वर्बली जो है सॉल्व कर पाएंगे। बाकी तो सारा आपके पास कैलकुलेशन ही रहता है। क्लियर है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर क्वेश्चन फ्रॉम 14 टू 18। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रॉन गन जी emits of electron of energy 2 kilo electron volt traveling in positive x direction. The electrons are required to hit the spot of S where Gs is equal to 0.1 मीटर। पहले अब यहाँ तक देखिए, इसमें बता दे रहा है आपके पास ये एक आपके पास इलेक्ट्रॉन गन दिया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन है और यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट G है। क्लियर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी जो है वो 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। वो ट्रैवल कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, जब वो ट्रैवल करते हैं इस एक्स एक्सिस में तो उनको जो स्पॉट करना रहता है, कहाँ पे स्पॉट करना है, इस वाले पॉइंट के ऊपर स्पॉट करना है, एस पॉइंट के ऊपर। क्लियर है, जहाँ पे जीएस का वैल्यू क्या आपके पास 0.1 मीटर दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो जीएस है ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 60 डिग्री मेक्स एन एंगल विद द एक्स एक्सिस। और उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द जीएस एग्जिस्ट इन द रीजन आउटसाइड द गन। जीएस जो है यहाँ पे इसके पैरेलल में एक फील्ड जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसी के पैरेलल में कुछ इस तरीके से। क्लियर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हिट कर पाएगा इस एस पॉइंट के ऊपर। क्लियर है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, आपको कुछ कुछ नॉलेज होना चाहिए। जो पॉइंट्स का मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट्स कैसे, कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं। जैसे कि इसमें एंगल दिया है मेरे पास, ठीक है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। जब बात एंगल की दी रही होगी तो आपको सिर्फ एक ही बात सोचना है कि कहीं वो एंगल जो है कहीं कंपोनेंट्स में तो डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर इस पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v है तो मैं चाहूँगा कि इस वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लूँ। क्लियर है, एक तो हो जाएगा आपके पास ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट होगा। ये कौन सा होगा आपके पास, ये Vx हो जाएगा और ये Vy हो जाएगा। x क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एंगल इसके साथ बन रहा है तो ये आपके पास cos थीटा वाला हो जाएगा और ये Vy sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया। आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। अब आपने देखा कि यहाँ से Vy जो है मेरे को B के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। ये Vy जो है मेरे को यहाँ से परपेंडिकुलर टू B दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर मोशन बनाता हुआ यहाँ से घूमता घूमता इस एस पॉइंट के ऊपर स्पॉट करेगा, जो कि हमें चाहिए था। क्लियर है, तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से ऐसा इस पॉइंट के ऊपर आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे एस है तो यहाँ पे वो स्पॉट करेगा। क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। सबसे पहले कंपोनेंट देखा, वी को हम एंगल दिया है। जब एंगल की बात है तो आपके एक माइंड में बात आनी चाहिए कि कहीं वो एंगल जो है वो कंपोनेंट्स में डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, वी के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है तो यहाँ सर्कुलर मोशन बनाता हुआ वो यहाँ पहुँचेगा। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो चार्ज पार्टिकल है कितने सर्कल बनाता हुआ यहाँ पर जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो GS का वैल्यू है वो किसके बराबर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है GS के बराबर। वो किसके बराबर होगा आपके पास, N × P।
पी क्या है यहाँ पे, हमारे पास पिच लेंथ है, हम उन सर्कल्स का पिच लेंथ लेते हुए उस पॉइंट एस तक पहुँचेंगे। क्लियर है, इसीलिए हमने उसको जीएस के इक्वेट करा है, क्योंकि वही लेंथ आपके जीएस के बराबर होगी, तभी वो वहाँ पे सपोर्ट करेगा। क्लियर है। सो ये जीएस आ गया आपके पास 0.1 मीटर आपको ऑलरेडी दे रखा है। एन का वैल्यू मैं मिनिमम ले लूँगा। पिच लेंथ जो है आपके पास किसके इक्वल होगा, क्योंकि बातें सर्कुलर मोशन की हो रही हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंपली P इज इक्वल टू टी इंटू वी कॉस थीटा रहता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 2 पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी आ गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा। एन का वैल्यू 1 हो गया, तो मैं यहाँ पे 2 पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी आ गया। बी मेरे को कैलकुलेट करना है 2 पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 0.1 मीटर, ये मेरे पास बी आ गया। अब देखो मास दिया है, अब देखो इतना हो गया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। हमने इतना सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अब आगे देखो आपके पास कैलकुलेशन के लिए क्या चीज़ें बच रही हैं। एम मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, थीटा एंगल मेरे को 60 डिग्री दिया हुआ है, चार्ज मेरे को पता है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है वेलोसिटी। अब आपको वेलोसिटी तो नहीं दिया है चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हमें नहीं गिवन है, तो आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ना है कि हमारे पास कोई और चीज़ बच रही है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जिससे हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाएँ। तो ध्यान देखें, यहाँ पे आपके पास एनर्जी जो है ये टर्म आपके पास रिमेनिंग रह गया। इस क्वेश्चन में हमने एनर्जी का यूज़ नहीं करा है। क्लियर है, तो अब आपको पता है ये एनर्जी जो है किसके बराबर होती है, ये आपको सोचना पड़ेगा भाई कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कि एनर्जी की बात करी गई है तो एनर्जी का ज़रूर कुछ ना कुछ यूज़ रहा होगा। एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है, तो क्योंकि मेरे पास यहाँ से वेलोसिटी आ सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखूँगा, और वी स्क्वायर का वैल्यू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम लिखूँगा। तो वी का वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम आ गया। और ये मैं वेलोसिटी यहाँ पे निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो अब जो बी का वैल्यू आएगा, बी इज इक्वल टू 2 पाई एम, वी का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 0.1 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, m को अंदर ले जाएंगे, यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक m कट, यहाँ पे ये जो आपके पास m है मैं सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगा मेरे पास वो कुछ इस तरीके से आएगा 2 पाई, ये m अंदर जाएगा आपके पास, यहाँ पे अंदर जाके आपके पास जो वैल्यू आएगा इसका ये कुछ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा ऑलरेडी था, ये m से m कट गया। क्लियर है, सो जो वैल्यू आया आपके पास ट्वाइस ऑफ E लिख लिया एनर्जी इंटू m इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 0.1 मीटर हो गया भाई। ठीक है, यही है, और कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप वो मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक ही दम से आप सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई। क्लियर है, धीरे धीरे ही चीज़ें बढ़ेंगी। आपको ध्यान देना है कि जब भी बात कंपोनेंट्स की आएगी तो वो कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा कंपोनेंट्स में। अगर डिवाइड हो रहा है उसके बाद आगे बढ़े, वी वाई देखा, बी के सर्कुलर मोशन बनाया, पॉइंट पहुंच गए। अब हमें नहीं पता कितने पॉइंट पहुंचे, तो हमने क्या लगा दिया, एक पिच लेंथ का कैलकुलेशन लगा दिया। क्लियर है, सो इस तरीके से ये था हमारे पास 14 क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू द आवर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 15। देखेंगे इसमें क्या कह रहा है आपके पास, एक रीजन दिया है, इन रीजन बिटवीन x इज इक्वल टू 0 to L इज फील्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड V0 k कैप, ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q वेलोसिटी v एंटर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ L। आप पहले इतना बनाइए, पहले इसका स्टेटमेंट कवर करिए भाई। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है आपके पास, एक रीजन दिया है कुछ ऐसा, मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक
रीजन दिया है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L तक दिया है। और उसमें क्या है आपके पास वो जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे वो x एक्सिस में मूव कर रहा है, भाई लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा रह गया। और जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ जिसका वेलोसिटी v0 है, चार्ज q है और मास m है, ठीक है, वो x एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड दिया आपको कुछ अंदर की तरफ, कुछ ऐसा आप अंदर बना सकते हैं, इसका फील्ड जो अंदर की तरफ दिया है ऐसा, ठीक है। तो पहले आप इतना देखेंगे कि यहाँ से अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही बातें हैं, जो जो आपको गिवन टर्म्स है उनका नॉलेज लेना है आपको। क्या नॉलेज लेना है कि यहाँ से B जो है वो परपेंडिकुलरिटी पे है V के। तो जब जब आपके पास ऐसा होता है तो आपको पता है वो चार्ज पार्टिकल जो है वो कुछ एक सर्कुलर मोशन जो है वो बनाना शुरू करेगा। क्लियर है, सर्कुलर मोशन बनाएगा। अगर यहाँ पे फील्ड ना होता तो वो चार्ज पार्टिकल कुछ सीधा निकल जाता यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सीधा निकलता, लेकिन यहाँ पे फील्ड है तो वो एक सर्कुलर मोशन फॉर्म कर रहा है। और अगर एक सर्कुलर मोशन फॉर्म कर रहा है यहाँ पे तो उसका एक रेडियस भी होगा, तो मैंने उसका एक रेडियस बना लिया। क्लियर है, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है। अब आप देखिए कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L इफ द पार्टिकल emerges from the region of magnetic field with its final velocity at an angle 30 degree to its initial velocity। मतलब कहने का ये है कि L का वैल्यू कितना रहा होगा आपके पास जब वो चार्ज पार्टिकल इस रीजन में सर्कुलर पाथ बनाता हुआ 30 डिग्री तक ट्रेवल करा और उसके बाद यहाँ से वो बाहर निकल गया। क्लियर है, मतलब कि पहले उतने 5 डिग्री एंगल बनाया, फिर 10 डिग्री बनाया, फिर 15 बनाया, फिर 20 बनाया, फिर 25 और फिर से 30। मतलब ये वाला एंगल आपके पास कितना हो गया, 30 डिग्री एंगल हो गया। क्लियर है, तो मैं जितना वैल्यू आपके पास ये है L, तो उतना ही मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ये भी आपके पास L हो गया। क्लियर है, सो अगर ये देखिए आप ट्रायंगल बन रहा है भाई, यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है आपके पास, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये ठीक है। सो आप यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, L ओवर R हो गया, ठीक है। सो R इंटू साइन 30 दैट इज इक्वल टू L हो गया। सो कितना आ गया, R/2 आ गया। सो L का वैल्यू, अब आप रेडियस निकालना है इसका। रेडियस आप जब भी बात सर्कुलर मोशन की आती है तो आपको पता है जो रेडियस रहता है उसका क्या रहता है, यहाँ से आप फॉर्म कर लेते, सीधा लिखूंगा मैं mv²/r इज इक्वल टू QVB लगेगा। सो यहाँ से आप R का वैल्यू निकाल लें, कितना आ जाएगा, mv डिवाइडेड बाय QV आ गया। तो वो वाला R का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू विल गेट द mv डिवाइडेड बाय 2QB हो गया। क्लियर है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, L का आप किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करें। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम स्पेंट बाय इट इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड अप टू 2.1 टाइम्स L। थोड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि अब अगर आप ये जो आपका L का वैल्यू था, ये वाला L का वैल्यू आप इसको कितना कर दें, L का वैल्यू आपने 2.1 टाइम्स L कर दिया, ठीक है। तब आपके पास वो पार्टिकल कितना टाइम स्पेंड करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और उस केस में उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो सिंपली देखेंगे आप L इज इक्वल टू 2.1 टाइम्स L का वैल्यू अभी कितना आया था हमारे पास, mv डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स Q0B, तो इससे ये कटेगा। आपके पास जो L का वैल्यू आएगा 1.05 टाइम्स mv डिवाइडेड बाई QB। तो यहाँ से देखिए आप L का वैल्यू जो आया वो आपके पास
0.05 टाइम्स आर आ गया। मतलब जो ये रेडियस आपके पास पहले ही था, इस सर्कल बनाते हुए जो रेडियस आया था, उसका भी वैल्यू, एल का जो वैल्यू आया उसका इसका ज़्यादा आया, कितना, 1.05 टाइम्स। ठीक है, मतलब इस बार जो एल का वैल्यू रहा वो कुछ इतना रहा, और वो चार्ज पार्टिकल सर्कल बनाते बनाते कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर गया होगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि एल का वैल्यू इस बार आपके पास बढ़ गया भाई। ठीक है, ये एल का वैल्यू आपके पास इस बार यहाँ से ये वाला हो गया, और वो चार्ज पार्टिकल इस बार सेमी सर्कल बनाते हुए यहाँ से बाहर निकल गया है। क्लियर है, समझ आ गया। तो अब आपके पास वेलोसिटी कितना रहा, यहाँ पे आपके पास अगर वेलोसिटी v0 i कैप था, तो फाइनल वेलोसिटी जो रहा होगा आपके पास वो इस केस में कितना रहा होगा, माइनस ऑफ v0 इंटू आई कैप। भाई यहाँ पे पहले प्लस में चल रहा था, तो यहाँ से बाहर निकला तो माइनस की फॉर्म में हो गया, तो यही इसका आंसर है। और जो टाइम स्पेंड करेगा वो कितना आएगा आपके पास, टाइम कितना आता है आपके पास जब भी आप सर्कुलर मोशन की बातें करते हैं, t=2πm डिवाइडेड बाय q इंटू बी आता है। बट यहाँ पे आपके पास ये सेमी सर्कल के लिए है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, πm बाय q इंटू बी। क्लियर है, तो यही था इसका आंसर। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना, आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। ठीक है, जैसे वी बी को देखो तो सर्कुलर बना लो, सर्कुलर मोशन बनाएगा तो उसका रेडियस रहा होगा। क्लियर है, तो बस स्टेटमेंट के ऊपर चलना है। सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 16। So now let's do the question number 17। इसमें देखें क्या कह रहा है आपके पास, एक पार्टिकल हैविंग मास m and a charge q is released from the origin in a region in which electric field and magnetic field is given by B is equal to minus of B naught j cap and electric field E is equal to E naught k cap। Find the speed of a particle as a function of its z कोड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है कि चार्ज पार्टिकल जो है रेस्ट से मतलब रिलीज़ करा जाता है। ठीक है, इनिशियली जो है वो ओरिजिन से रिलीज़ करा जा रहा है। उस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन है, तब स्पीड ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा। ठीक है, ये सिंपली कैलकुलेट करना है। अब आप ध्यान से देखिए, जब जब आपके पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बातें आती हैं, तो आप सिंपली यही वाला टर्म यूज़ करते हैं, Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही यूज़ करते हैं आप, है ना। सो बट यहाँ पे देखिए कि चार्ज पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से रिलीज़ करा जा रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहा होगा और उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 रहा होगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है तो आपके पास ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सिंपली F इज़ इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर। अब मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, M इंटू ए लिख सकता हूँ। यहाँ पे M इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वे किसके इक्वल आएगा, Q इंटू ई वेक्टर डिवाइडेड बाय M हो गया इंटू के कैप, जो कि आपको डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन केस इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। क्लियर है, तो ये वैल्यू आ गया इसका। अगर मैं यहाँ पे ई नोट भी लिखूँगा, यहाँ पे ई नोट भी है क्योंकि ई का वैल्यू जो है आपके पास वो ई नोट के कैप है इस बार। ठीक है, तो ये ए का वैल्यू हो गया आपके पास। अब बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपके पास, सिंपली आप ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। सो वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as। एस क्या है यहाँ पे आपके पास, एज ए फंक्शन ऑफ आपको z कोऑर्डिनेट निकालना है। जो डिस्टेंस है वो आपका z की फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे सिंपली z की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो जो वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास कितना आया, 2az आ गया। तो
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन का आपके पास वैल्यू ऑलरेडी है, तो आप जो वी स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे 2az, ए का वैल्यू कितना है क्यू नॉट ई डिवाइडेड बाई एम हो गया, ये वैल्यू दिया आपके पास, क्यू है भाई ये आपके पास क्यू है, क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू के कैप दिया है, और यहाँ पे आपके पास z आ जाएगा। तो जो v का वैल्यू आया आपके पास, जो स्पीड का वैल्यू है वो आपके पास ये आ गया। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपली कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आपको इतना पता रहना चाहिए रेस्ट से छोड़ रहे हैं, ओरिजिन से छोड़ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो रहा होगा, और ज़ीरो रहा होगा तो उस केस में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है आपके पास, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है, उससे हम आगे बढ़े हैं। सो नाउ लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 18। मूव रेक्टिलिनियरली इन द रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ई एंड बी फील्ड्स। आपके पास बताया कि प्रोटॉन जो है वो एक रेक्टिलिनियर मोशन में मूव कर रहा है, रेक्टिलिनियर मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जहाँ पे ई और बी जो है आपस में परपेंडिकुलर फील्ड्स दी गई हैं, और उसके बाद बताया है ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन्स लाइज इन द प्लेन xz एज शोन इन द फिगर एंड फॉर्म्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। उसके बाद बोला कि भाई जो ट्रैजेक्टरी है जो प्रोटॉन का वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो xz प्लेन में लाई कर रहा है, जहाँ पे वो मूव कर रहा है कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल फॉर्म करते हुए एक्स एक्सिस के साथ वो मूव करता चला जा रहा है, क्लियर है। सो फाइंड द पिच ऑफ हेलिकल ट्रैजेक्टरी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ। आपको इसका जो प्रोटॉन जब मूव करेगा तो यहाँ पे जो हेलिकल ट्रैजेक्टरी, हेलिकल पाथ जो फॉर्म करेगा उस पाथ का पिच कैलकुलेट करना है सिंपली, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप कैसे कर सकते हैं, बेसिक मेथड रहता है, बेसिक आप मतलब कि जैसा आप थ्योरी में पढ़े हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप वही मेथड जो है इसी तरह के क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करा करिए, ठीक है, समझ लेंगे कैसे है। कई तरह के मेथड इस तरह को सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ बेसिक लगाइए आप। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आप कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में अलोंग मूव, वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होगा आपके पास, ये चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहेगी अपनी तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपनी तरफ मूव करवाना चाहेगी, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस है वो इस बार बैलेंस्ड रहेगा, मतलब कि क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो जीरो लगेगा, बैलेंस रहेगा। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना वैल्यू आ जाएगा आपके पास। सो क्यू इंटू ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्यू से क्यू जो है आपके पास कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सो आपके पास कितना बचा है, माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना आ गया आपके पास, क्लियर है। सो अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखेंगे तो वो किस फॉर्म में है, जे कैप में है, माइनस ऑफ वी का वैल्यू देखिए भाई, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो वेलोसिटी आएगा आपके पास चार्ज पार्टिकल का वो कुछ इस डायरेक्शन में है आपके पास। वी का वैल्यू कितना होगा, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये यहाँ पे अगर v है तो ये कितना आ जाएगा, v cos थीटा आई कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास v sin थीटा जे कैप, सॉरी के कैप हो जाएगा, यहाँ ये के कैप है यहाँ पे z एक्सिस के लॉन्ग, क्लियर है। तो मैं ऐसा कैसा लिखूंगा, v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा इंटू के कैप, इतना आ गया भाई, क्लियर है। तो ये आपके पास v का वैल्यू आ गया, ये v यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा के कैप, इतना आ गया मेरे पास। और मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो कि किसकी एक्सिस में, कौन सी एक्सिस में है, के कैप में है, क्लियर है। तो अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, के क्रॉस के कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। के क्रॉस के का जो क्रॉस प्रोडक्ट रहता है तो आपके पास ये तो टर्म जीरो हो गया भाई, ठीक है, ये टर्म जीरो हो गया। इसको इसके साथ करेंगे आप आई क्रॉस के, आपको पता है भाई आई ये जे होता है आपके पास और ये के रहता है,
क्लियर है। तो आई क्रॉस के जाना है आपको, उल्टा चलना है, तो कितना आ जाएगा माइनस का जे आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस वी बी कॉस थीटा कितना आ जाएगा के कैप, सॉरी जे कैप आ जाएगा, जे कैप आएगा यहाँ पे माइनस का जे कैप आ गया भाई। तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ई जे कैप है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास, ई इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। सो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी का वैल्यू आ गया ई डिवाइडेड बाय बी कॉस थीटा। ये आपके पास अभी तक वेलोसिटी आया है किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक्स जेड प्लेन में जब वो मूव करेगा। क्लियर है, हेलिकल ट्रैजेक्टरी बनाते हुए जब वो मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी इतना रहेगा आपके पास, इतना हमारे पास हो गया है। इसके बाद अभी हमें जो मेनली मेथड अप्लाई करना है पिच को कैलकुलेट करने के लिए। देखो ओनली पिच कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक बेसिक मेथड बताने जा रहा हूँ। ये आपको हमेशा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, सिंपल है। सो अभी हम देखेंगे कि आप जो है इसके बाद किस तरीके से पिच को कैलकुलेट कर सकते हैं। पिच कैलकुलेट करने का जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे देखो आपने अभी थ्योरी में क्या पढ़ा है। थ्योरी में आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस लेते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस लेते हैं और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी v से इस तरीके मूव करता है और यहाँ पे एंगल थीटा रहता है। क्लियर है, और इसको आप देते हैं vx और इसको आप देते हैं यहाँ पे vy देते हैं। क्लियर है, और जब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इसी तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल में रहता है। क्लियर, इतना हो गया। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि जो vy है ये परपेंडिकुलरिटी में है b के। तो अगर आपको पता है कि जब आपके पास वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का परपेंडिकुलर रहता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहाँ से वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन बनाते हुए आगे बढ़ता है और vx का काम क्या रहता है, उसको आगे लेके जाना। तो vx जो है उस मोशन को आगे लेके जा रहा होता है। ये आपने अभी तक थ्योरी में पढ़ा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपको पिच कैलकुलेट करना रहता हो हेलिकल ट्रैजेक्टरी का, तो आप यही वाला मेथड इसके ऊपर अप्लाई करिए। तो अभी देखेंगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। देखो तो क्या करना है आपको, जैसे जैसे ये वाले कंपोनेंट है वैसे ही आपको इसको कंपोनेंट बनाना है। तो देखेंगे आप यहाँ पे जेड था, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रहता है, तो मैंने इसमें दे दिया। ठीक है, फिर y वाला कंपोनेंट ये हो गया आपके पास, उल्टा कर दिया मैंने, जस्ट कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा शिफ्ट करा है। जैसा आपने थ्योरी में पढ़ा वैसा ही मैंने करा है इस बार, तो ये मैंने z दे दिया। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस बार यहाँ पे लें y एक्सिस में चाहे ना लें, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसने बोल रखा है स्विच ऑफ बोला है उसने। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया। अब आप देखिए अपने इतना बना लिया, अब आपके पास पिच का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है, t इंटू वी कॉस थीटा। क्लियर है, आपने वही वाले कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं वही। ठीक है, अब थीटा एंगल जो है आपके पास किसके साथ होता है, आपके पास एक्स एक्सिस के साथ होता है। ये वाला एंगल जो एंगल लेते हैं वो एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म होता है, तो आपको एंगल भी एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म करना होगा। तो जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है, सो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे इस बार, कॉस कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, t इंटू वी साइन थीटा। क्लियर है, वही समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपको जब कोई भी टाइम पीरियड जो आता है किसका, हेलिकल ट्रैजेक्टरी का, जो आपके पास वैल्यू रहता है टाइम पीरियड, वो कितना रहता है 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। मतलब सर्कुलर मोशन की बातें जब भी आते हैं या हेलिकल ट्रैजेक्टरी की बातें आती है तो आप टाइम पीरियड जो है वो सिंपली यही लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास v साइन थीटा है, और अब आपने जो v का वैल्यू कैलकुलेट करा है वो आप यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगा v का, वो कितना आया था आपके पास पीछे, जो v का वैल्यू आया था आपके पास, ये आया था मेरे पास e डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्लियर है, तो ये मेरे पास जो पिच का
वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू 2 पाई एम ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी स्क्वायर कॉस थीटा, और ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास टेन थीटा। तो ये आपके पास पिच आ गया भाई, समझ आ गया होगा। बेसिक मेथड अप्लाई करा है जो जैसा आपने थ्योरी में पढ़ा है, तो आप ट्राई करा करिए कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को थ्योरी जैसे आपने पढ़ते हैं वैसे ही सॉल्व करा करिए, क्योंकि बदल के आएगा क्वेश्चन भाई, इसी तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो आपको उसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि उसमें हम उस वाले कॉन्सेप्ट में हम वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है 18 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअली क्वेश्चन था और कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है कि कैसा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कैसे आपने उनको मेमोराइज करा है चीज़ों को, किस तरीके से अगर क्वेश्चन मोल्ड होके आता है, जस्ट उसने एक्सिस को फोल्ड आउट करा है, एक्सिस को मोल्ड करा है और कुछ भी डिफिकल्टी नहीं करी है, बाकी हमने वैसा ही सॉल्व करा है क्वेश्चन को, क्लियर है।